सर हो जाएगा। एक्सरसाइज 3 से क्वेश्चन नंबर 1 देख लो एक बार फिर से। इट्स गिवन N2 + O2 is 2NO, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 4 × 10⁻⁴ है। आपने इस इक्वेशन में देखो हाफ से मल्टीप्लाई करा हुआ है, नोटिस इट केयरफुली। अगर हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं हम इक्वेशन में तो पावर में वही वैल्यू आ जाएगी, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा 4 × 10⁻⁴। फिर देखो इक्वेशन को रिवर्स कराए तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1/k इक्विलिब्रियम हो जाएगा, तो दिस इज 1/4 × 10⁻⁴ पावर 1/2। इसको सिंपलीफाई करेंगे तो 50 आ जाएगा, तो आपका आंसर हो गया डी। समझ गए? पहले इक्विलिब्रियम में हाफ से मल्टीप्लाई करा है तो पावर हाफ लगाया है, और फिर इक्वेशन को रिवर्स कर दिया तो 1/k कर दिया, इसलिए फाइनल आंसर डी हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है Kp = Kc फॉर N2 + O2 is 2NO। उसका डेल्टा n 0 है तो Kp = Kc आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन में लिखा है Qc > Kc, तो अगर Qc वैल्यू Kc से ज्यादा होगी तो ये बैकवर्ड शिफ्ट आएगा, ये भी रिएक्शन करेक्ट है। और लास्ट थर्ड ऑप्शन में देखो Kp की वैल्यू दे रखी है CH3CO CH3 वाटर CH3COH और अल्कोहल, तो सब एक्वस मीडियम में है, तो उसका Kp डिफाइन नहीं होगा, तो ये भी करेक्ट हो गया। आपसे नॉट करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ऑल्दो डी पार्ट हम लोग आईनी इक्विलिब्रियम में वेरीफाई करेंगे अगर आपको चेक करना है तो। फॉर द टाइम बीइंग इसका आंसर ABC करेक्ट है, इसलिए डी लिख दिया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ में लिखा है द डिकम्पोजिशन ऑफ द कंपाउंड रिप्रेजेंटेड बाय एज दिस, the reaction is started with 1 mole of the compound, the total pressure at the equilibrium। तो अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो ये क्वेश्चन अपने पैकेज से कॉपी क्वेश्चन है। अगर आप अपने एक्सरसाइज 2 का एक क्वेश्चन ध्यान से देखोगे तो वहां हमने इस तरीके का सवाल किया, 1 में शायद इस तरीके का क्वेश्चन था, याद है? यस सर, यही था सर, सेम था, सेम क्वेश्चन बस कैलकुलेशन है इसमें, लेकिन इसमें रिपीट होता है, इसलिए आपको बहुत केयरफुली पैकेज सॉल्व करना होता है। दिस इज द इंपॉर्टेंस। अगर इस इक्वेशन लिखेंगे तो यहाँ देखो प्रेशर आएगा और यहाँ प्रेशर P लिखेंगे पहले, और फिर एक्सप्रेशन लिखेंगे Kp, तो आएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया स्क्वायर इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, राइट? बस वैल्यू पुट कर दो तो ये वैल्यू हो जाएगी 2p × P इज इक्वल टू 2.9 × 10⁻⁵। यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 4p³ इज इक्वल टू 2.9 × 10⁻⁵। तो P की वैल्यू आ जाएगी 29/4 × 10⁻⁻6 पावर 1/3। इसको सॉल्व करोगे तो 29/4 पावर 1/3 इंटू 10⁻⁻2 आ जाएगा। और उसके बाद आपसे पूछा गया टोटल प्रेशर, तो टोटल प्रेशर की वैल्यू 3p हो जाएगी, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 × 29/4 पावर 1/3 इंटू 10⁻⁻2। अब आपको ट्रिक सिखाई थी कि 29/4 की वैल्यू जो है वो 7 पॉइंट समथिंग आएगा। अगर ये 8 होता तो 8 पावर 1/3 2 बनता हमारे लिए, तो मतलब इसकी वैल्यू जानते हैं कि सर्टेनली लेस देन 0.06 आएगा ये, तो अप्रोक्सीमेटली 6 × 10⁻⁻2 लिख सकते हैं, या और बेटर टू से वैल्यू सर्टेनली लेस देन 6 × 10⁻⁻2 आएगी। ऑप्शन देख सकते हो, यहाँ से आंसर बी फिट हो जाएगा इसका। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है, देखो स्टैंडर्ड गैस फ्री एनर्जी चेंज एट 300 केल्विन फॉर द रिएक्शन 2A gas B plus C is 4294.2 joule. At the given time, the composition of the reaction mixture is A equal to half, B is 2, C is half. The reaction proceeds in the direction. तो देखो एक्चुअली में हमें क्या सॉल्व करना है, हमें सॉल्व करना है कि पहले हम इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे और बाद में वेरीफाई करके देखेंगे कि Q > K है, लेस देन K है, तो उससे फाइनल आंसर तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए पहला इक्वेशन लगाएंगे, डेल्टा G0 इज इक्वल टू -2.303 RT log of K इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब एक बार पहले डेटा पुट करो तो इट इज गिवन 2494.2 इज इक्वल टू -2.303 इंटू 8.31 इंटू 300 इंटू लॉग ऑफ K इक्विलिब्रियम। यहाँ से सिंप्लीफाई करके पहले आपको लॉग ऑफ K इक्विलिब्रियम की वैल्यू बतानी है। कराया किसी ने तो डायरेक्ट बताइए। अब देखो आपने इसको फर्दर सिंप्लीफाई करा होगा तो log ऑफ K इक्विलिब्रियम की वैल्यू -1/2.303 आएगा, तो इसको हम लोग ln ऑफ K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू -1 लिख सकते हैं, या सिंपली ln ऑफ K इक्विलिब्रियम की वैल्यू माइनस टाइम्स ln ऑफ E लिख लेंगे, ln ऑफ E 1 हो जाएगा, तो K इक्विलिब्रियम की वैल्यू 1/E यानी 1/2.718 बन जाएगा। यहाँ तक पहुंच गए। अब आपको इसका Q चेक करना है, तो इस क्वेश्चन का अगर हम Q निकालेंगे, हमारे पास एक्सप्रेशन है
तो देखिए इस क्वेश्चन में पिछले वाले क्वेश्चन देखिए ना, ln ऑफ k इक्विलिब्रियम माइनस ln ऑफ e आएगा, तो k इक्विलिब्रियम की वैल्यू 1/e या 1/2.718 आ जाएगा। इसके बाद इसका q निकाल के देखेंगे, तो इट्स इक्वेशन इज 2a gives b plus c, तो q की वैल्यू लिखेंगे तो इट इज एक्टिव मास ऑफ b into c by a square। क्वेश्चन में देखो आपको एक्टिव मास ऑफ a गिवन है हाफ, b गिवन है 2, c गिवन है हाफ, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो q की वैल्यू 4 आ रही होगी और k की वैल्यू 1/2.303 है, तो वो सर्टेनली लेस देन q हो गया, तो q लेस देन k हो गया, तो बैकवर्ड शिफ्ट आ जाएगी। तो इसका आंसर अगर हम लोग रिपोर्ट करेंगे तो इट विल बी a। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखना है। 9th क्वेश्चन के एक थर्मोडायनेमिक्स की इंफॉर्मेशन यूज करेंगे, दैट इज डेल्टा जी नॉट रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्रोडक्ट माइनस डेल्टा जी नॉट रिएक्टेंट। तो डेल्टा जी नॉट ऑफ NO2 into 2 माइनस डेल्टा जी नॉट ऑफ NO into 2 माइनस डेल्टा जी नॉट ऑफ O2 लिखेंगे, और स्टैंडर्ड फॉर्मेशन ऑफ गेस्ट एनर्जी ऑफ O2 जो होता है वो जीरो होता है। अभी एक इन्फॉर्मेशन है जो आपको अभी थर्मोडायनेमिक्स की डायरेक्टली सी ऑप्शन। थर्मोडायनेमिक्स पे सिखा दूंगा आपको। अब बस आप ये सारी इन्फॉर्मेशन सब्स्टिट्यूट करो ऊपर वाले क्वेश्चन में, तो हमारे पास डेल्टा जी नॉट रिएक्शन अगर लिखेंगे तो आ जाएगा माइनस RT ln ऑफ k इक्विलिब्रियम, डेल्टा जी नॉट ऑफ NO2 आपको निकालना है क्वेश्चन में। NO की वैल्यू दे रखी है 86.6 किलो जूल पर मोल, तो उसको जूल्स में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 10⁻³ और माइनस 0, और इसमें इंटू 2 और आ जाएगा एक, सो दिस इंटू 2 माइनस 0। अब यहाँ से आप डेल्टा जी नॉट ऑफ NO2 लिखेंगे अगर, जो आपको निकालना है बेसिकली, ये वैल्यू आ जाएगी 86600 माइनस R इंटू टेम्परेचर दे रखा है 298/2 इंटू ln ऑफ 1.6 इंटू 10⁻12। अब गिवन ऑप्शन से कंपेयर करो इस वैल्यू को, तो ये आंसर है किसी से मैच। सी वाले ऑप्शन से मैच कर देगा। देखिए 0.5 उसने बाहर मल्टीप्लाई करा और अंदर 8600 में 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो अगर हम यहाँ पे देखो 2 मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, अगर ऑप्शन से मैच कराना है तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, हाफ कॉमन करो, 2 इंटू 86600 माइनस R इंटू 298 इंटू ln ऑफ 1.6 इंटू 10⁻12। ये देखिए आपका आंसर मैच हो जाएगा। यहाँ से इसका आंसर सी रिपोर्ट कर देंगे। ठीक है, इसमें दो इन्फॉर्मेशन ऑल दो थर्मोडायनेमिक्स की यूज करिए, एक डेल्टा जी नॉट रिएक्शन कैसे निकालते हैं ये इन्फॉर्मेशन, और दूसरी इन्फॉर्मेशन डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन ऑफ O2 जो है वो जीरो होता है। ये दो इन्फॉर्मेशन यूज करेंगे तो फिर आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। Question number 10 is given, gaseous N2O4 dissociates into gaseous NO2 according to the reaction. N2O4 gaseous gives 2 NO2 gaseous at 300 Kelvin and 1 atmospheric pressure. The degree of dissociation of N2O4 is 0.2. If 1 mole of N2O4 gases is contained in a vessel, then the density of the equilibrium mixture. तो देखो इसको मैंने इस तरीके का क्वेश्चन आपको सिखाया था कि पहले वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम निकालते हैं और फिर उसको डेंसिटी से कोरिलेट कर देते हैं। तो N2O4 gives 2 NO2 ये इक्वेशन है। उसके बाद उसने बोला हुआ है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ N2O4 इज 0.2 एंड 1 मोल ऑफ NO2 इज प्रेजेंट। तो यहाँ से 1 से स्टार्ट करा, 1 माइनस अल्फा और 2 अल्फा, ये रिलेशन आएगा। पहले देखिए तो बोला हुआ है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ N2O4 इज 0.2, तो 1 में से 0.2 कंज्यूम हुआ तो 2 into 0.2 फॉर्म हो गया। ठीक है, अब अगर हम इसकी पहले वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम निकाल लें तो ये देखो 0.8 मोल आ गया और ये वैल्यू 0.4 मोल आ गई, राइट। तो यहाँ से अगर हम कंजर्वेशन ऑफ मास लगाएं तो 1 into 92 ये इनिशियल मास हो गया, और फाइनल मास लिखेंगे तो 0.8 into 92 प्लस सॉरी फाइनल मास लिखेंगे तो टोटल मोल्स हो गए 0.8 प्लस 1.4। या ऐसे भी नहीं करना चाहते तो टोटल मोल्स आपको पता है तो PM इज इक्वल टू DRT डायरेक्ट भी लगा सकते हो, बहुत सारे रास्ते हैं, या सॉल्व भी कर लो। तो 0.8 into 0.4 ये मोल्स हो गए इसके टोटल, और इसका मॉलिक्यूलर मास एट इक्विलिब्रियम लेट से M इक्विलिब्रियम अज्यूम कर लेते हैं। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो मॉलिक्यूलर मास एट इक्विलिब्रियम विल कम आउट टू बी 92/1.2, राइट। इसके बाद इक्वेशन लगा दीजिए सीधे, PM इज इक्वल टू DRT, क्योंकि आपसे डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम पूछा गया है,
तो प्रेशर देखो 1 atm दे रखा है, मॉलिक्यूलर मास 92/1.2 आ रहा है, डेंसिटी आपको निकालनी है, आर की वैल्यू 0.0821 और टेम्परेचर 300 केल्विन। इसको सिंप्लीफाई करके डेंसिटी लिखिए, ये आएगा 92/1.2 इंटू 0.0821 इंटू 300 दिस मच ग्राम पर लीटर। ये आपका फाइनल आंसर होगा। आप एक बार सॉल्व करके आंसर तक वेरीफाई कर लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो डेंसिटी 3.11 ग्राम पर लीटर आ गया होगा। दिस इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में गिवन है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट 298 केल्विन फॉर द रिएक्शन A plus B gives C plus D is 100. The initial concentration of all four species are 1 each. The equilibrium concentration of D will be। इसी तरह के हम लोगों ने 2 सवाल सॉल्व किए थे, अगर आपको याद हो, जब मैंने QC का कॉन्सेप्ट सिखाया था। तो ये सब आपको 1 मोल ईच दे रखा है, तो उसका Q चेक करेंगे तो 1 आ रहा है, और K आपको 100 दे रखा है, तो उससे आपको पता चल गया Q लेस देन K है। फॉरवर्ड शिफ्ट आएगी, फॉरवर्ड शिफ्ट आएगी तो 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स बनेगा एट इक्विलिब्रियम। ये t इक्वल टू 0 पे गिवन है। समझ आई बात? बस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लगाओ तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाएगा एक्टिव मास ऑफ C इंटू टी बाय एक्टिव मास ऑफ A इंटू बी। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, ये आपको 100 गिवन है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स की वैल्यू 10 आ जाएगी। यहाँ से सॉल्व करके x निकालना है। 0.81 ये 10/11 आ जाएगा शायद ना, 9/11 सॉरी 0.8 सर कम 9/11 तो 0.818 समथिंग आ जाएगा। ठीक है, और आपसे इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D पूछा गया तो +1 और करेंगे। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D लिखेंगे तो 1 प्लस एक्स आ जाएगा, x आपने 0.818 निकाल लिया है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D 1.818 लिखेंगे तो इसका आंसर जो है C हो जाएगा। नेक्स्ट यू आस्क क्वेश्चन नंबर 13। In question number 13 it's given, consider the following statements. The pH of the mixture containing, अच्छा सवाल को भी आप छोड़ दो, this question is actually related to ionic equilibrium, केवल ली चैटल प्रिंसिपल का एक ऑप्शन है। अभी इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे, हम लोग इसको आयनिक इक्विलिब्रियम के टाइम पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, so next question we'll deal is question number 16. Question number 16 में given है 5.1 gram of NH4HS is introduced in 3 liter evacuated flask at 327 degrees Celsius. 30% of solid NH4HS decompose into ammonia and H2S as gas. The Kp for the reaction at 327 degrees Celsius is, तो देखो हमारे पास इक्वेशन है NH4HS, इससे हमारे पास अमोनिया गैसियस फॉर्म बन रही है और H2S गैसियस फॉर्म बन रही है। इसका 5.1 ग्राम दे रखा है। इसके मोल्स बताओ, मॉलिक्यूलर मास बताओ एक बार, इसका दिखता है 51 51, तो ये 0.1 मोल हो गया। अब उसने बोला इसका 30% रिएक्ट कर जा रहा है, तो अगर इसका 0.1 मोल है और इसका 30% रिएक्ट कर रहा है यानी 0.03 रिएक्ट कर जा रहा है, तो ये वैल्यू 0.03 और ये 0.03 फॉर्म होगा और ये 0.07 बच जाएगा। ठीक है, ये आपको मोल्स पता चल गया। अब Kp निकालने के लिए बेसिकली हमें इसका पार्शियल प्रेशर चाहिए, तो सबसे पहले पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया और इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S, ये तो बराबर आएगा क्योंकि दोनों के मोल्स सेम है। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया निकालने के लिए PV इक्वल टू nRT अप्लाई करेंगे, तो P आपको निकालना है, वॉल्यूम 3 लीटर दिया हुआ है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इसके 0.03 है, R की वैल्यू लिखेंगे तो 0.082 और टेम्परेचर आपको 327 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, तो 327 प्लस 273 केल्विन करेंगे। यहाँ से सॉल्व करके पहले पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया निकालो, करो सॉल्व। यहाँ से पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया 0.49 आ जाएगा, वही पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S हो जाएगा। तो अगर हम Kp की वैल्यू लिखेंगे तो ये पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S बनेगा। तो 0.49 इंटू 0.49 सॉल्व करेंगे तो ये 0.242 एटमॉस्फेयर स्क्वायर आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। We will report our answer as C. Answer for this question will be C. ठीक है, क्लियर? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17।
क्वेश्चन नंबर 17 में दिखा है कंसीडर द रिएक्शन N2 plus 3H2 gives 2NH3. The equilibrium constant for the above reaction is Kp. If pure ammonia is left to dissociate, the partial pressure of ammonia at the equilibrium is given by, अब देखो उसने लिखा है प्योर अमोनिया लेफ्ट टू डिसोशिएट, यानी बैकवर्ड रिएक्शन लिखनी है हमें बेसिकली। इस रिएक्शन का Kp गिवन है आपको, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द अबव रिएक्शन इज Kp। तो उसका मतलब अगर हम इस इक्वेशन को उल्टा करके लिखेंगे तो आ जाएगा 2NH3 गिव्स N2 plus 3H2, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे तो 1/Kp आ जाएगा। अब क्वेश्चन में देखो एक इंफॉर्मेशन गिवन है, अज्यूम दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया इज मच लेसर देन टोटल पार्शियल प्रेशर। तो अगर हम स्टार्टिंग में T इक्वल टू 0 पे इसका पार्शियल प्रेशर लेट से P1 मान लेते हैं जो स्टार्टिंग में है, इसका पार्शियल प्रेशर P1 अज्यूम कर लेते हैं। तो उसने बोला इक्विलिब्रियम पे जो पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया है वो टोटल प्रेशर के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है। ये इंफॉर्मेशन देखो गिवन है यहाँ पे, पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया इज मच लेसर देन द टोटल पार्शियल प्रेशर। मतलब जहाँ पे भी हम टोटल पार्शियल प्रेशर यूज करेंगे वहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम जब फॉरवर्ड शिफ्ट हो रहा है, ये इक्विलिब्रियम जब हम फॉरवर्ड शिफ्ट करा रहे हैं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया जो है वो कंज्यूम हो रहा है। तो कितना अमोनिया का पार्शियल प्रेशर बचेगा वो लिखने वाले हैं हम लोग। तो लेट से हमने इसकी वैल्यू लिखी P1 माइनस P लेट से, या P1 माइनस 2P लिख लेते हैं सपोज करो, तो ये वैल्यू P आ जाएगी और ये 3P आ जाएगी, राइट। तो यहाँ पे अगर आप टोटल प्रेशर लिखोगे एट इक्विलिब्रियम, अगर हम इसका टोटल प्रेशर लिखेंगे तो वो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से P1 प्लस 4P, सॉरी P1 प्लस 2P, ये वैल्यू गिवन है। यानी P1 प्लस 2P की वैल्यू जो है वो P1 माइनस 2P के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा है, ये मतलब है इसका। इतना समझ गया पहले? तो देखो हमने पहले पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया का T इक्वल टू 0 पे P1 मान लिया, P1 माइनस 2P, P और 3P लिखा, तो इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर जो P गिवन है वो P1 प्लस 2P हो गया, ठीक है। अब अगर हम इक्विलिब्रियम में वैल्यू पुट करें तो Kp की वैल्यू आएगी पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 क्यूब। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया हमें निकालना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन P पुट करा, H2 3P पुट करा। तो अगर आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपकी Kp की वैल्यू आ जाएगी पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 स्क्वायर अपॉन 27P पावर 4। अब मेन कॉन्सेप्ट है कि निग्लेक्शन कैसे अप्लाई करें। तो थोड़ा देखो मैथमेटिकली मैंने लिखा P1 प्लस 2P माइनस P1 माइनस 2P, इसको सॉल्व करके लिखो तो ये 4P आएगा। तो स्मॉल p की वैल्यू हो गई P1 प्लस 2P माइनस P1 माइनस 2P बाई 4। अब P1 प्लस 2P जो है वो टोटल प्रेशर है और P1 माइनस 2P जो है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया इक्विलिब्रियम में। ये वैल्यू देखो इसके रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल दे रखी है, तो इस एक्सप्रेशन में जो वैल्यू नेग्लिजिबल है उसको इसमें सबट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, तो उसको 0 टेंड करा दो, तो P1 प्लस 2P की वैल्यू P बाई 4 आ जाएगी। तो स्मॉल p की जगह हम लोग P बाई 4 लिख सकते हैं, बस उसको ऊपर वाले एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपका Kp का एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो Kp की वैल्यू आ जाएगी पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 27 इनटू P पावर 4 बाय 4 पावर 4। बस इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो स्मॉल p की जगह P बाई 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो Kp इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया स्क्वायर अपॉन 27 अपॉन 4 पावर 4 इनटू P पावर 4 आ जाएगा। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया आ जाएगा 3√3 Kp पावर 1/2 इनटू P स्क्वायर बाई 16। यहाँ से सॉल्व करोगे तो आंसर आपका बी रिपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ आई बात? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 इट्स गिवन द इनकरेक्ट मैच ऑफ द फॉलोइंग। हमारा रिलेशनशिप होता है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस RT ln ऑफ K इक्विलिब्रियम। अब देखो अगर डेल्टा जी नॉट की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो K इक्विलिब्रियम लेस देन 1 बनेगा, क्योंकि डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव लाने का मतलब ln ऑफ K इक्विलिब्रियम नेगेटिव बनना चाहिए, और ln ऑफ K इक्विलिब्रियम नेगेटिव तभी बनेगा जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 से कम हो। या फिर दूसरा रिजल्ट, अगर डेल्टा जी नॉट नेगेटिव है तो ln ऑफ K इक्विलिब्रियम को पॉजिटिव बनना पड़ेगा, इसका मतलब K इक्विलिब्रियम ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। दो रिजल्ट मैच कराने हैं, तो डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव है तो K लेस देन 1 होना चाहिए, ऐसा ऑप्शन बी में गिवन है, ठीक है।
इसके बाद डेल्टा जी नॉट की वैल्यू अगर जीरो होगी तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू भी जीरो आ जाएगी, इसका मतलब सी भी करेक्ट है। और डी ऑप्शन में लिखा है डेल्टा जी नॉट लेस देन जीरो तो के लेस देन वन, यही ये आपका वन आएगा। करेक्ट मैच पूछा गया आपसे, उसका ए बी सी करेक्ट बना हुआ है। क्वेश्चन में देखो इनकरेक्ट मैच पूछा गया, तो डेल्टा जी नॉट नेगेटिव के इक्विलिब्रियम पॉजिटिव, स्टेटमेंट ए करेक्ट। डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव के लेस देन वन, बी भी करेक्ट। डेल्टा जी नॉट जीरो के वन, ये भी करेक्ट। तो इनकरेक्ट जो मैच है वो डी हो गया, उसका आंसर डी रिपोर्ट कर देंगे। ठीक है सर वो 1 होगा। हाँ बेटा, वो 1 होगा। हाँ सॉरी, के डेल्टा जी नॉट अगर जीरो है तो के इक्विलिब्रियम वन होगा, एल एन ऑफ लॉग ऑफ वन जीरो कर देंगे तो काम बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। 23 में लिखा है फॉर अ केमिकल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज जीरो। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया क्योंकि आपको बताया था इक्विलिब्रियम पे गिव्स फ्री एनर्जी जीरो होती है, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी जीरो नहीं होती है। एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी जीरो नॉट डेल्टा जी नॉट इज जीरो, ये नहीं होता है, बस ये ध्यान रखना है। इसलिए पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया तो आंसर अपने आप पता चल गया। आपको स्टेटमेंट वन रॉन्ग का एक ही ऑप्शन होता है, डी। अदरवाइज अगला स्टेटमेंट भी चेक करना है, तो इट्स गिवन एट कांस्टेंट टेंपरेचर एंड प्रेशर केमिकल रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग गिव्स फ्री एनर्जी। ये भी आपको बताया था कि अगर डेल्टा जी लेस देन जीरो होता है तो उसको स्पॉन्टेनियस बोलते हैं, तो उसका आंसर डी रिपोर्ट कर अगर देंगे। सर कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर नहीं दिया होता तो सर क्या करते मार्क? कांस्टेंट टेंपरेचर प्रेशर पे डेल्टा जी एक्चुअली में डिफाइन करते हैं, अभी थर्मोडायनामिक्स में सीखेंगे चल के। जो डेल्टा जी की वैल्यू डिफाइन करी जाती है वो कांस्टेंट प्रेशर टेंपरेचर पे डिफाइन की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। It's given the thermal decomposition of the equilibrium calcium carbonate solid is studied under different conditions. Calcium carbonate solid gives CaO solid plus CO2 gases. For this equilibrium, the correct statement is R. It's given delta H is dependent on temperature. ठीक है, ये तो सही लिखा हुआ है। अगले केस में लिखा है K is independent of the initial amount of calcium carbonate, ये भी सही है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैल्शियम कार्बोनेट के इनिशियल अमाउंट पर डिपेंडेंट नहीं होता है। K is dependent on the pressure of CO2 at a given temperature, ये भी गड़बड़ हो गया क्योंकि जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो उस समय इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कांस्टेंट आएगा। ऑल्दो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू K इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 होगी, बट अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगी, इसलिए इस पर डिपेंडेंट नहीं है, तो सी इनकरेक्ट हो गया। एंड डेल्टा एच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कैटलिस्ट इफ एनी, ये भी सही आपको बताया था, कैटलिस्ट से डेल्टा एच चेंज नहीं होता। तो उसका अगर करेक्ट आंसर मार्क करेंगे तो उसमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछे हैं तो उसका आंसर आएगा ए बी एंड डी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखो। 19 क्वेश्चन में क्या करना है कि हमको तीसरी पहले एक इक्वेशन रखी है एस सॉलिड प्लस O2 गिव्स SO2, दूसरी इक्वेशन दे रखी है 2s सॉलिड प्लस 3O2 गिव्स 2SO3, और तीसरी इक्वेशन लानी है 2SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3। इसका मतलब पहली वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके रिवर्स करना है। तो अगर हमारे पास S सॉलिड प्लस O2 गिव्स SO2 ये इक्वेशन है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10 टू द पावर 52 दे रखा है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2s solid plus 2O2 gaseous gives 2SO2 gaseous, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नया लिखेंगे अगर तो ये इसका पावर 2 हो जाएगी, तो 10 टू द पावर 52 पावर 2, और फिर इसको रिवर्स कर देंगे तो 2SO2 gaseous gives 2 सल्फर सॉलिड प्लस 2O2 gaseous, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखोगे तो 1/k हो जाएगा, तो 1/10 पावर 52 पावर 2 हो गया। और फिर इसको तीसरी इक्वेशन में ऐड कर देना है, which is 2 sulfur solid plus 3O2 gaseous gives 2SO3 gaseous। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तुम्हें दे रखा है K2 10 टू द पावर 129, ये वैल्यू गिवन है K2 की वैल्यू 10 टू द पावर 129। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे तो हमारी फाइनल इक्वेशन आ जाएगी 2SO2 gaseous प्लस O2 gaseous gives 2SO3 gaseous। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या जाएगा 10 टू द पावर 129 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 52 स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो 10 टू द पावर 129 माइनस 52 इंटू 2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करके आंसर लिख लीजिए, ये 10 पावर 25 आपका आंसर हो जाएगा, तो आंसर बी रिपोर्ट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद 20th क्वेश्चन भी पूछा आपने तो वो भी कर लो। चलो
क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ है for the reaction 2SO2 plus O2 gives 2SO3 delta H is given, Kc is given, which of the following statement is incorrect? The equilibrium constant is large, suggestive of the reaction going to the completion, so no catalyst is required. तो देखो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत ज्यादा वैल्यू दे रखी है, तो इक्विलिब्रियम कंप्लीटली फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। दूसरे केस में लिखा है इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एज प्रेशर इंक्रीजेस। तो आप देखो ये इक्वेशन डेल्टा एन नेगेटिव का केस है, तो प्रेशर इंक्रीज करने से फॉरवर्ड शिफ्ट जाएगी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीजेस एज टेम्परेचर इंक्रीजेस। तो रिएक्शन देखो एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज करता है। लास्ट में लिखा है द एडिशन ऑफ द इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम विल नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये भी सही है, इनर्ट गैस ऐड करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो अफेक्ट होगा नहीं। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा? ए, क्योंकि कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते ही नहीं है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज लार्ज, सजेस्टिव टू द रिएक्शन गोइंग टू कंप्लीशन एंड सो नो कैटलिस्ट इज रिक्वायर्ड। तो ये जो नो कैटलिस्ट रिक्वायर्ड है इस बात का कोई मतलब ही नहीं बचा, क्योंकि कैटलिस्ट रिक्वायरमेंट है या नहीं है ये केवल इस बात से फर्क पड़ता है कि टाइम टू अटेन इक्विलिब्रियम क्या होगा। उससे इस बात का फर्क नहीं होता है कि इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगी कि बैकवर्ड जाएगी, क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैटलिस्ट अफेक्ट नहीं करते हैं। इस रिएक्शन में देखो पहले स्टेटमेंट यहाँ से देखो द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज लार्ज, सजेस्टिव टू द रिएक्शन गोइंग टू कंप्लीशन। यहाँ तक सही बात लिखी है। एंड सो नो कैटलिस्ट इज रिक्वायर्ड, ये गलत लिखा है, क्योंकि कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट इक्विलिब्रियम में क्या होती है? टाइम टू अटेन इक्विलिब्रियम चेंज करना होता है। इक्विलिब्रियम पोजीशन थोड़ी चेंज करनी होती है। इक्विलिब्रियम तो कंप्लीट फॉरवर्ड वैसे भी जाएगा, चाहे आप कैटलिस्ट ऐड करो चाहे ना करो, चाहे कुछ भी करो। मतलब कैटलिस्ट ऐड किया नहीं ऐड करने से इक्विलिब्रियम की पोजीशन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो नो कैटलिस्ट रिक्वायर्ड आप बता ही नहीं सकते, क्योंकि इक्वेशन पूरी कंप्लीट फॉरवर्ड जा रही है। इससे कैटलिस्ट के लिए हमारे कोई मतलब नहीं है। इंपॉर्टेंस ये है कि हमें जो SO3 मिलेगा वो कितने टाइम में मिलेगा। तो वो टाइम टू अटेन इक्विलिब्रियम अगर एडजस्ट करना है तो कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट हो सकती है। हमें टाइम टू अटेन इक्विलिब्रियम अगर मैनेज करना है तो हमें डेफिनेटली कैटलिस्ट रिक्वायर्ड होगा। कैटलिस्ट का रोल इक्विलिब्रियम की पोजीशन या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑल्टर करना नहीं होता है। इसलिए इसका स्टेटमेंट ए इनकरेक्ट है। समझ गए ना क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि पहला पार्ट तो सही लिखा हुआ है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत लार्ज होने से एक्सटेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत हायर आएगी, करेक्ट है। बट कैटलिस्ट ऐड करने से या नहीं करने से उसकी यील्ड पे फर्क पड़ेगा, कितने टाइम में SO3 बनेगी इस पे फर्क पड़ेगा। इस पे फर्क नहीं पड़ेगा कि इक्विलिब्रियम कितनी देर में इक्विलिब्रियम अटेन होगा या नहीं होगा, वो तो अपने आप हो जाएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम की पोजीशन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कैटलिस्ट का कोई रोल नहीं होता है। अगले केस में लिखा है इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एज द प्रेशर इंक्रीजेस, क्योंकि डेल्टा नेगेटिव है तो प्रेशर इंक्रीज करने से फॉरवर्ड जाएंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीजेस एज द टेंपरेचर इंक्रीजेस, तो डेल्टा एच नेगेटिव का केस है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेंपरेचर इंक्रीज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज करता है। और इनर्ट गैस के कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से या किसी भी कंडीशन में इनर्ट गैस ऐड करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं चेंज होता। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेंपरेचर डिपेंडेंट फिनोमेनन होता है, तो जब तक टेंपरेचर नहीं चेंज होगा तब तक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं चेंज होगा। तो ऑप्शन डी भी करेक्ट है, उसका बी सी डी करेक्ट है, ए इनकरेक्ट है, तो उसका आंसर ए रिपोर्ट कर देंगे। ठीक है।